नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। आज हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। जो मेरा टॉपिक होगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मशीन। मतलब सिंक्रोनस मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मशीन। बात करते हैं कि सिंक्रोनस मशीन के इक्विवेलेंट सर्किट को स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए मेरे पास 5 पैरामीटर होते हैं: रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, वोल्टेज और करंट। तो हम उसके सिंक्रोनस मशीन को इस 5 एलिमेंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ने से पहले हमें इस RLC वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं अल्टरनेटर ऑन लोड। जब अल्टरनेटर को लोड पर रखते हैं तो क्या होता है, जब आप अल्टरनेटर पर मतलब जनरेटर पर सप्लाई लेते हैं, जबकि उसका फील्ड एक्साइटेशन मतलब जो उसको डीसी वोल्टेज देते हैं, सप्लाई देते हैं, जिस फील्ड को एक्साइट करते हैं, और उसकी स्पीड क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट रख दीजिए, फ्लक्स कांस्टेंट रख दीजिए, और अल्टरनेटर पर क्या कीजिए, लोड बढ़ाते जाइए। तो लोड बढ़ाने से क्या होगा, उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये जैसे आपका जनरेटर है, ये जनरेटर है, तो इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया, इसी वोल्टेज पैदा हुआ जिसको हमने EF से रिप्रेजेंट किया। ये आपका क्या है, लोड है। अब हम क्या करें, इस लोड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, अर्थात इससे करंट क्या ले रहे हैं, IA की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने से क्या होगा, आप ये पाएंगे जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है VT, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है, उसको हम लोग देखते हैं, और उसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट का निर्माण करेंगे। अब आपने देखेंगे कि इसका वोल्टेज जो कम होगा वो क्या होगा, एक क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू IARA। मतलब ये RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और IA क्या है, आपका आर्मेचर करंट है। तो इसके अंदर जो आपकी वाइंडिंग है, इसके अंदर क्या है, एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। इसमें इस आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो एक पैरामीटर मुझे मिल गया कि आर्मेचर वाइंडिंग को एक RA भी मिल गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमने क्या लिखा, वोल्टेज ड्यू टू ड्रॉप IA इंटू XL। मतलब वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, किसकी वजह से, XL क्या आपका लीकेज रिएक्टेंस है। अब बात करते हैं भाई लीकेज क्या होता है। अब पहले हमें फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। एक जो फ्लक्स निकलता है, जो टोटल फ्लक्स से निकलता है, ये आपका टोटल फ्लक्स होता है। इसमें क्या होता है, एक लीकेज फ्लक्स होता है और एक यूजफुल फ्लक्स होता है। चूँकि ये फेजर होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको वेक्टर सम करते हैं। तो ये जो है, ये जो फ्लक्स होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये लीकेज क्या होता है, जो एयर गैप में फ्लक्स होता है, जो एयर गैप में फ्लक्स होगा, जैसे ये आपका रोटर है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये आपका रोटर है, ये आपका स्टेटर है। तो ये आपका एयर गैप, जो एयर गैप में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं ये। और जो इस एयर गैप में भाग नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं, आपको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट कुछ प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, E इक्वल टू क्या होता है, 4.44 N/F। N क्या है, स्पीड नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर फेज यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, तो जो EMF जो जनरेट होगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। EMF जनरेट होने से भी क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज भी कम होगा। अब बात करते हैं, तो जितना ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होगा वहाँ पर EMF भी क्या होगा, उतना कम पैदा होगा। अब बात करते हैं कि इस लीकेज फ्लक्स को किस क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करें।
अब बात करते हैं, चूंकि ये फ्लक्स है इसको आर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आर क्या दिखाता है, लॉसेज को दिखाता है। अब फ्लक्स में कोई लॉसेज नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कैपेसिटर से रिप्रेजेंट करने के लिए। कैपेसिटर में क्या होता है, स्टैटिक फील्ड होता है, और ये जो फील्ड होती है वो कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अतः इस फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये फ्लक्स क्या होता है, लीकेज होता है, इसलिए हमने इसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने दूसरा लिखा IA इंटू एक्सएल, मतलब एक्सएल। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, वोल्टेज में क्या होगा, ड्रॉपेज हो गया, अर्थात टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है, डिस्टार्टेड भी हो जाता है। मतलब जो फ्लक्स आपका क्या हो गया, वो चेंज हो गया। उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर फ्लक्स। अब वही है कि उसको आर्मेचर फ्लक्स से किसे रिप्रेजेंट करें, तो मेरे पास RLC और वोल्टेज और करंट है, तो इस 5 एलिमेंट से हमने इसको XAR से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, XL क्या, आर्मेचर रिएक्टेंस है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है, और ये क्या है, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस होगा, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस होगा, जिसको हम XAR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोड करंट IA बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो इन 3 एलिमेंट की वजह से क्या होगा, मेरा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, चेंज होता है। अतः इन सारे मतलब इस प्रकार से हमें कितने पॉइंट मिले, एक तो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को हमने यहाँ EF से दिखाया, फिर करंट होता है जिसको IA से दिखाया, फिर क्या होता है, एक RA मिला, फिर यहाँ से मुझे XL मिला, और यहाँ से मुझे XAR से मिला। ये 5 पॉइंट को के हेल्प से, इस 5 पॉइंट के हेल्प से, नहीं हाँ बिल्कुल, इस 5 पॉइंट की हेल्प से हम इक्विवेलेंट सर्किट का निर्माण करते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आया, जो कि मेरा मेन टॉपिक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मशीन। यहाँ पर हम लोग जनरेटर की बात कर रहे हैं, इसी तरह मोटर के लिए भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने दिखाया EF क्या हुआ, जो इसके अंदर जो मशीन है, इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ उसको हमने क्या लिखा, EF लिखा, ये आपका EF आ गया। अब हमने क्या लिखा, जैसे EF जनरेट होगा तो आपका आ जाएगा आर्मेचर रिएक्शन, तो हमने क्या लिखा, XAR लिखा। आर्मेचर रिएक्शन के अलावा मतलब 2 तरह के फ्लक्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक लीकेज फ्लक्स और दूसरा आर्मेचर फ्लक्स। इन दोनों की वजह से क्या होगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज, हमने पीछे बोला था टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लीकेज फ्लक्स को हमने XL से रिप्रेजेंट किया था, और आर्मेचर फ्लक्स को XAR से रिप्रेजेंट किया था। और बाइंडिंग किसकी होती है, कापर की होती है, जिसको हम क्या लिखे, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम RA बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू होती है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये कापर का होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जो कि आपका जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस होता है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने वही लिखा, EF क्या है, नो लोड वोल्टेज है, VT क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज है आपका, RA क्या आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, XL आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, XAR आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, और XS क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। XS मतलब इन दोनों को जो हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, मतलब इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, XAR और XL को हम जब जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि टोटल रिएक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से EF इक्वल टू क्या ले सकते हैं, EF इक्वल टू ये वोल्टेज और प्लस इन सब में वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो EF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं EF इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IAR है प्लस JXL XAR। अब देखेंगे ये क्या होता है, फिक्सेशियस क्वांटिटी होती है, जिसको हम क्या, इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, EF इक्वल टू VT और XL प्लस XAR को हम क्या ले सकते हैं, जैसे प्रीवियस में बताए थे कि XL इक्वल टू XAR ये होता है। तो यहाँ सब इन दोनों को क्या लिख दिया, XS, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं।
अब हमने इस तरह से मुझे ये लाइन मिल गई। अब बात करते ई एफ वी टी, और क्या होता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को जोड़ देते हैं, वो क्या मिलता है मुझे, इम्पीडेंस मिलता है। तो यहाँ से इस आर को, तो इस आर को ये आर ए और इस एक्सेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चूँकि ये क्या होता है, ये दोनों 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए क्या यहाँ लगा दिए, जे पैरामीटर लगा दिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्योंकि ये इम्पीडेंस किसकी बात कर रहे थे, सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे थे, इसलिए जेड बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस हो गया। तो यहाँ से ई एफ इक्वल टू क्या होगा, ई एफ इक्वल टू वी टी प्लस आई ए जेड एस। आई ए आपका क्या, आपको पता है, वो आर्मेचर रेजिस्टेंस है। अब हम लोग बात करते हैं फेजर डायग्राम की बात करते हैं। अब देखिए 3 फेजर डायग्राम किसका, एक तो आपका यूनिटी पावर फैक्टर का फेजर डायग्राम होगा, एक 0 लैगिंग पावर फैक्टर का होगा, और एक 0 लीडिंग पावर फैक्टर का हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। अब बात करते हैं कि हम फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसको ध्यान से देखिए, इस फिगर को। पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग वो जो प्रीवियस फिगर था वो क्या था आपका, ये आपका एक्सेस था, और ये क्या था, आर ए था, और ये आपका क्या था, ई एफ था, और ये आपका क्या था, लोड था, जो कि लोड क्या आपका यूनिटी पावर फैक्टर है, तो इसलिए हमने ये रजिस्टिव लोड ले लिया, और ये आपका वी टी हो गया। अब हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना है, जबकि ये लोड क्या है, रजिस्टिव लोड है, अर्थात यूनिटी पावर फैक्टर है। अब ध्यान से देखिए कि ये आपका सबसे पहले हम जब भी इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, वो मोटर हो या जनरेटर हो, हमेशा हम वी को क्या रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे। ये टर्मिनल वोल्टेज है। अब बात करते हैं ई एफ की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर जनरेटर है तो ई एफ क्या करेगा, लीड करेगा। अगर मोटर है तो वी टी लीड करेगा। फिर से बोल रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहे हैं, जब भी हम सिंक्रोनस मशीन का फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ई एफ मतलब इंड्यूस ई एम एफ, अर्थात नो लोड पर इंड्यूस ई एम एफ और टर्मिनल वोल्टेज में के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। अगर जनरेटर होगा तो ई एफ लीड करेगा, अगर मोटर होगा तो टर्मिनल लीड करेगा। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात किया है कि ये आपका जनरेटर है, अतः यहाँ पर ई एफ क्या करेगा, लीड करेगा। यह आपको हमेशा मिलेगा। क्योंकि हम इससे भी देख सकते हैं, फेजर डायग्राम बनाने में पर ही हम देख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, वी टी हो गया। अब ये क्या है, रजिस्टिव लोड है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आई ए होगा। तो आई ए और वी टी क्या हो गए, दोनों सेम दिशा में होंगे। ये आपका आई ए हो गया। अब बात करते हैं अब बात करते हैं आई ए इंटू आर ए क्या होगा, आई ए इंटू आर ए भी क्या होगा, सेम दिशा में होगा। तो आपका ये हो गया आई ए इंटू आर ए, आपने देख लिया। अब बात करते हैं जो रिएक्टेंस होगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, एक्सेस के अंदर क्या था, आपने पता था एक्स एल प्लस एक्स ए आर, मतलब इसी को हम एक्सेस बोलते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब क्या होगा, जो रिएक्टेंस होता है वो क्या करता है, वो आपका उसका वोल्टेज क्या करता है, उसमें करंट क्या करता है, लैग करता है, अर्थात वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। तो वो क्या हो जाएगा, आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये आपका आई ए है, ये आपका आई ए है मान लेते हैं, ये आपका जैसे हमने देखा ये आई ए है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, वोल्टेज को लीड कराना है। तो वोल्टेज को लीड कराना है तो ये क्या होगा, वोल्टेज, ये आपका लीड, ये आएगा आपका, और वो भी कौन सा लीड, वो होगा आई ए एक्सेस, ये होगा। तो ये लाइन हम कहाँ खींच देंगे, उठा करके यहाँ पर हमने खींच दिया, आई ए एक्सेस। अब देखिए ये जो है इस आई ए से ध्यान देंगे तो लीड कर रहा है, कितने डिग्री, 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो इस तरह से आपने यही पाए थे, ई एफ इक्वल टू वी टी आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस, इन तीनों को जोड़ देंगे, फेजर सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे ई एफ मिल जाएगा। तो यही आपने यहाँ फिगर बनाया, देख लीजिए, आई ए वी टी आई ए आर ए
आई ए एक्सेस और ये आपका ई एफ मिल गया। अब ध्यान देखिएगा, जो वी टी और आई ए के बीच में जो एंगल होता है वो पावर फैक्टर एंगल होता है। ध्यान रखिएगा, जो वी टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल होता है। लेकिन जब वी टी की जगह अगर ई एफ बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरनल पावर फैक्टर एंगल हो जाता है। मतलब आई ए और ई एफ के बीच में जो एंगल खींचा जाता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात करते हैं कि हमें ई एफ निकालने के लिए कितना आंसर आएगा। ई एफ निकालने के लिए क्या होगा, आप देख सकते हैं ये राइट एंगल है तो क्या लिख सकते हैं, ये वी टी का स्क्वायर वी टी प्लस आई ए आर ए का, यहाँ सब ध्यान दीजिए, वी टी प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर, इसको और प्लस इसको क्या करें, ऐड कर दीजिए, इतना प्लस इतना स्क्वायर, इस रूट में क्या करेंगे ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वी टी प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपके ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये कभी कभी गेट पर क्वेश्चन इस पर बहुत इजी आता है क्योंकि 90 डिग्री होता है और इजली इस पर लग जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ एक चीज़ हम ये पहले बता चुके थे, ये जो होता है आपका इंटरनल पावर फैक्टर जो ई एफ आई ए के बीच का एंगल होता है। अब बात करते हैं फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। लैगिंग पावर मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है उससे जो करंट क्या करेगा, वो लैग करेगा, उससे करंट क्या करेगा, आपका लैग करेगा। हमने बोला कि जब भी आप फेजर डायग्राम बनाइए, ये आपके कन्वेंशनल के लिए बता रहे हैं, मेरा खुद का ये अनुभव है कि जब भी फेजर डायग्राम बनाइए सिंक्रोनस जनरेटर का, उसमें टर्मिनल वोल्टेज आप क्या रखिए, स्ट्रेट रखिए, वर्टिकल रखिए इस तरह से। ये आपका वी टी हो गया। हमने क्या बोला कि लैगिंग पावर फैक्टर है। लैगिंग मतलब करंट क्या करेगा, वो लैग करेगा। जीरो लैगिंग होता तो 90 डिग्री होता, हमने मात्र लैगिंग बोला इसलिए वो किसी एंगल थीटा एंगल से हमने बोल दिया वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ये क्या हो गया आपका आई ए है, वो थीटा एंगल से, इस एंगल को पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। लेकिन यही एंगल ई एफ और आई ए के बीच में होता है तो उसको इंटरनल एंगल बोलते हैं। अब दूसरा आपने देखा, ये आपका वी टी तो हो गया और ये आपका आई ए की दिशा। अब आई ए आर ए कहाँ जाएगा, ये आई आर ए, आई आर ए इसी की दिशा में होगा। अब बात करते हैं आई ए और एक्सेस क्या होगा, ये क्या करेगा, ये वोल्टेज 90 डिग्री, आप देख रहे हैं सारे वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज, ये आई ए एक्सेस क्या होगा, ये इससे 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री बनेगा इस तरह से, वो होगा आई ए एक्सेस। ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा छोटा बनेगा क्योंकि हमने बोला था आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम वैल्यू होती है और एक्सेस की वैल्यू बड़ी होती है। तो ये क्या होगा आपका हमेशा छोटा बनेगा आई ए आर ए, और आई ए एक्सेस हमेशा हमेशा बड़ा बनेगा। तो अगर आप भी टर्मिनल वोल्टेज आई ए आर ए और आई ए एक्सेस को जोड़ देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ये आपका ई एफ मिल जाएगा। अब चूंकि हमें क्या करना है, ई एफ को फाइंड आउट करना है। अब ई एफ को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करें, कुछ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और इसको क्या करते हैं, वो मिलाते हैं। अब यह ध्यान दीजिएगा ये जो एंगल है वही चीज़ हम यहाँ भी लिख देते हैं, ओ बी और डी, ये क्या आपका राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है। तो ई एफ इक्वल टू क्या ले सकते हैं, यहाँ से ई एफ इक्वल टू आप आ सकता है, ई एफ इक्वल टू ले सकते हैं बी डी का अंडर रूट बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये बी डी कितना होगा और ये ओ बी क्या होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका जो क्या है बी डी, आप इसकी लंबाई देखते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये चीज़ है इसकी ये जो लंबाई किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। और ये क्या है आपका, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है थीटा डिग्री है, तो ये आपका इसके सामने का है तो ये साइन वाला हो जाएगा। तो ये आपका वी टी है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज था तो वी टी साइन थीटा। तो ये जो लंबाई हो गई, ये पूरी लंबाई वो क्या हो गई, वी टी साइन थीटा, ये वी टी साइन थीटा हो गया।
और ये आपका ऑलरेडी आपको पता है ये क्या आपका आई ए एक्सेस है। तो वी टी साइन थीटा अब प्लस आई ए एक्सेस को हम क्या बोल सकते हैं, आई ए एक्सेस को ये बी डी बोल सकते हैं, इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, बी डी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बी डी, तो पता चल गया। अब बात करते हैं ओ बी क्या होगा, ये क्या है ओ बी क्या आ गया आपका ओ बी। यहाँ से देखेंगे ये चीज़ें क्या है, ये अब प्लस ये, तो ये जो होगी ये आपका, ये तो क्या था आपका आई ए आर ए था, तो ये भी क्या होगा आपका आई ए आर ए होगा, समझ में आ रहा होगा। और ये क्या होगा, ये कोसाइन वाला है, तो वी टी इसका एंगल देखेंगे वी टी कास थीटा, तो ओ बी क्या हो जाएगा आपका वी टी कास थीटा प्लस आई ए आर ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ई एफ इक्वल टू क्या मिला आपको, ई एफ इक्वल टू यहाँ ध्यान दे सकते हैं वी टी साइन थीटा आई ए एक्सेस, तो वी टी साइन थीटा आई ए आर ए होगा, ये सॉरी गलत लिख दिए, आई ए ये इसके सामने होगा, बिल्कुल आई ए आर ए होगा, सॉरी आई ए आर ए हो जाएगा। और वी टी का सॉरी यहाँ ये चूंकि हमने यहाँ लिख दिया, इसको हमने यहाँ लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ गलत, सही कर रहे थे वो बिल्कुल सही था, वी टी कास थीटा आई ए आर ए का होल स्क्वायर। और जो आपका बी डी होगा, मतलब बी डी यहाँ से आ जाएगा वी टी साइन थीटा प्लस आई ए एक्सेस, जो यहाँ लिखा था वो सही था आई ए एक्सेस। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, फेजर डायग्राम एट लैगिंग लोड कंडीशन पर, ये हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत इससे हम लोग इसे जानना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल जो आएंगे वो टफ हो जाते हैं। ई एस में आ सकता है, वो भी कन्वेंशनल में। अब बात करते हैं फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर पर। आपको पता है, हमने फिर अगेन रिपीट कर रहे हैं, जब भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे सिंक्रोनस जनरेटर का या सिंक्रोनस मशीन का, हमेशा वी टी को क्या रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका वी टी टर्मिनल वोल्टेज हो गया आपका। यहाँ पर आई ए जो है वो क्या करेगी, लीड करेगी, तो लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो आगे हो गए, तो ये आपका ये आपका क्या हो गया आई ए हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आई ए आर ए, ये छोटा हमेशा बनाने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि आर ए की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। अब बात करते हैं कि आई ए एक्सेस की बात करते हैं, वो क्या होगा, आई ए एक्सेस क्या होगा, वो इससे 90 डिग्री लीड करेगा, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा आई ए एक्सेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। अब फिर वही कंडीशन हमें क्या निकालना है, ई एफ की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कुछ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये आई ए आर ए हो गया, इसी की स्टेट हो गया, और ये आपका क्या होगा आई ए एक्सेस हो गया। इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं, ये आपका वी टी हो गया, ये आई ए इंटू आर ए जो कि इसकी दिशा में है, और फिर ये आपका जो आई एक्सेस क्या होगा, इससे 90 डिग्री क्या जाएगा आपका लीड करेगा। इसको हमने कुछ ई एफ को निकालने के लिए ये ई एफ इसको और इसको ऐड करने पर हमने ई एफ मुझे मिल गया। अब हमें क्या करना है, मुझे ई एफ निकालना है, जैसे हम प्रीवियस कर रहे थे। तो यहाँ प्रीवियस जब निकालेंगे तो ई एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो ये पूरा ये हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं ई एफ इक्वल टू वी टी आई ए आर एस एक्स लिखा, ई एफ इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे एक्स एक्स। अब हम लोग तो जो मुझे ये निकालना है, यहाँ आपका ई एफ रहा, ई एफ में आपका हाँ, ये आपका पूरा 90 डिग्री आपका एंगल ये बनेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वी टी को आप क्या लिख सकते हैं, वी टी कास थीटा लिख देंगे,
वी टी कास्ट थीटा जैसे हमने प्रीवियस सॉल्व किया था, आई ए आर ए कर देंगे वी टी साइन थीटा माइनस आई एक्स एस। मतलब इन दोनों डेरिवेशन अगर आप अंतर पाएंगे इस दोनों में तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका फेजर डायग्राम लीडिंग के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर मात्र क्या हो गया, यह माइनस हो गया और सबका सेम था। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिए, ई एफ इक्वल टू अंडर रूट वी टी कास थीटा प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस वी टी साइन थीटा सॉरी यहाँ तो प्लस रहेगा हमेशा, प्लस यहाँ प्लस माइनस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। मतलब ये प्लस होगा तो आपका क्या होगा, लैगिंग होगा, और माइनस होगा तो लीडिंग होगा। अब हम बात करते हैं कि कब आपकी वैल्यू जो होगी ई एफ और वी टी में हमें, मतलब किस कंडीशन हमें ई एफ कब हमेशा मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा ई एफ हमें जब भी आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो ई एफ हमेशा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, ई एफ की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है वी टी से, वी टी के बराबर भी हो सकती है या छोटी हो सकती है। मतलब इस कंडीशन में लीडिंग पावर फैक्टर में ई एफ क्या हो सकता है, ग्रेटर देन वी टी भी हो सकता है, ई एफ इक्वल टू वी टी भी हो सकता है, और यहाँ पर ई एफ इक्वल टू क्या हो सकता है आपका, लेस देन वी टी भी हो सकता है। मतलब आपका लीडिंग पावर फैक्टर में ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो सकता है। लेकिन लैगिंग में हमेशा ई एफ क्या होगा, ग्रेटर देन वी टी होगा। अब बात करते हैं यूनिटी में भी क्या होगा, ई एफ ग्रेटर देन वी टी होगा। ध्यान दीजिए, यूनिटी पावर फैक्टर पर हमेशा ई एफ बड़ा होगा, लैगिंग पर क्या होगा, ई एफ हमेशा बड़ा होगा, और लीडिंग पर क्या होगा, ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। ई एफ वी टी से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस पर एक न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये आपका ईएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आप इसको सर्च मारिएगा गूगल में, आपको मिल जाएगा। इसमें क्या दिया है, द फ्लक्स पर पोल इन अ सिंक्रोनस मोटर विद द स्टेटर नॉट कनेक्टेड टू सप्लाई इज अ फाई। मतलब जब स्टेटर को, एक सिंक्रोनस जनरेटर है, जबकि इसको कोई सप्लाई से कनेक्ट, किसी लोड से कनेक्ट नहीं है, जब लोड से कनेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, तो उस समय जो फ्लक्स है वो क्या है, फाई है। और जब हम क्या करते हैं, इसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं तो फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉरी, यहाँ हम आपको जनरेटर बोल दिए, ये सिंक्रोनस मोटर है। जब इस पर लोड कनेक्ट कर देते हैं तो फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, द नो लोड करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई अंडर दिस कंडीशन वुड बी। अब ये पूछ रहा है कि ये क्या हो गया, आपका फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। तो फ्लक्स किस में कम होता है, तीन तरह का हमने बताया था, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में आपका लीडिंग पावर फैक्टर में क्या हो जाता है, फ्लक्स बढ़ जाता है, अर्थात मोटर में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, फ्लक्स, आपका फ्लक्स क्या हो गया, ये कम हो गया, फाई से क्या हो गया, 3/4 फाई हो गया। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये लीडिंग द सप्लाई होगा, लीडिंग द सप्लाई वोल्टेज होगा, क्योंकि ये मोटर है। जनरेटर होता तो जस्ट उल्टा होता, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल है, एक 500 kVA का 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैज अ रेटेड लाइन टू लाइन वोल्टेज 33, मतलब जो VL to L है वो 3300 वोल्टेज है। द रेजिस्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस पर फेज 0.3, मतलब आपका जो एक्सेस दिया है वो क्या है, आपका 0.3 ओम है, और आपका जो रेजिस्टेंस RA क्या है, वो 4 ओम का है। गलत लिख दिए, ये आपका, ये गलत, ये आपका RA है और ये एक्सेस, हमने बताया थे RA हमेशा छोटा होता है। अब क्या करें, कैलकुलेट द लाइन वोल्टेज ऑफ EMF जनरेटेड
एट द पॉइंट एट लैगिंग, मतलब लैगिंग के लिए हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर EF निकालना है। तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं, तो EF इक्वल टू क्या होता है, EF इक्वल टू √VT cos थीटा प्लस IA XS का होल स्क्वायर प्लस VT sin थीटा प्लस IA RA का होल स्क्वायर। ये अभी ये पढ़े हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमें टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे और IA निकाल लेंगे। IA कैसे निकालते हैं, अगर हम क्या कर दें, S इक्वल टू क्या होता है, S इक्वल टू √3VI cos थीटा होता है। तो यहाँ से लाइन वोल्टेज भी दिया है और यहाँ से IA हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपका S की वैल्यू क्या दिया है, 5000 दिया है इंटू 10⁻³ और ये क्या करेंगे, इसको हम √3 cos थीटा को क्या 0.8 दिया है, ये निकाल देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, मेरा IA निकल जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका IA निकाल दिया, √3 5000 वोल्टेज से डिवाइड कर दिया और फिर आपका ये निकल गया 5000 × 33। तो यहाँ से जो आपका क्या होगा, लाइन करंट आ गया आपका। वो चूँकि फुल लोड था, सॉरी यहाँ पर फुल लोड पर दिया था, यहाँ पर चूँकि क्या दिया था, फुल लोड दिया था, वोल्टेज यहाँ रखना चाहिए था। ये 0.8 नहीं लेंगे क्योंकि फुल लोड पर दिया था ये आपका, तो यहाँ 1 लेंगे, सॉरी cos थीटा को 1 ले लेंगे और वोल्टेज से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया। तो यहाँ करंट आपका आ गया और करंट आने के बाद चूँकि ये फार्मूला जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था, ये फार्मूला, इस फार्मूले में cos थीटा को 0.8 रख देंगे और sin थीटा को वैल्यू निकालेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू पुटअप करके यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, EF की वैल्यू निकाल देंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3272। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।